देव साहब ने ज़िंदगी को आनंद के साथ अपनी मौत को गले लगाया है और मौत के आगोश में गए हैं। निश्चित तौर से उनको मेरी खिराज अकीदत और श्रद्धांजलि है। देवानंद साहब ने जहां फिल्म में एक नई पहचान अपनी कायम की और नई पहचान स्थापित की लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में, वहीं पर एक अच्छे इंसान भी थे। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता था। जब मैं सूचना प्रसारण मंत्री था उसके बाद से लगातार बहुत बार उनसे हमारे मुंबई में, दिल्ली में लगातार मुलाकातें होती रही हैं। लेकिन उनकी ज़िंदा दिली और हमेशा काम करने का जज्बा और हर समय एक नई ताजगी का जो एहसास होता था वो हम सब लोगों को के लिए एक प्रेरणा है। सर, उपचुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें बेल्लारी में हार हुई और कांग्रेस ने कहा है कि ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब कहीं ना कहीं कर्नाटक में बीजेपी का डाउनफॉल। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा में लोकसभा के उपचुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ ये सभी लोगों ने देखा है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र होगा इसका एहसास कांग्रेस पार्टी को है। जहाँ तक ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव के आधार पर आने वाले देश की राजनीतिक दिशा और दशा का एहसास नहीं किया जा सकता। सर, एफडीआई को लेकर जिस तरह से जी ने स्ट्रांग रूप दिखाया, किस तरीके से आप देखते हैं ममता बनर्जी का इंपॉर्टेंस यूपीए सरकार में कितना है? इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि अब जब स्थगित करने का फैसला ले लिया है सरकार ने, तो क्या अब सदन चलने देंगे या वापसी के फैसले तक आप हंगामा करेंगे? देखिए, पहली बात तो सरकार अपने सहयोगियों के साथ क्या कह रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, संसद में क्या करती है ये महत्वपूर्ण है। और सरकार पिछले अगर आप एक हफ्ते का पूरा के पूरा सरकार का रुख देखें तो पूरी तरह से विरोधाभासी रहा। कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो इस तरह से व्यवहार करती रही जैसे उसे देश के सरोकार की चिंता कम हो और विदेशियों के सरोकार की चिंता ज़्यादा हो। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि सरकार को मैं एक ही सुझाव देना चाहता हूँ कि विदेशी दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, ये अंग्रेज़ी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। इसलिए इन अंग्रेज़ी दवाओं का और इन अंग्रेज़ी मित्रों का रिएक्शन होगा ही नहीं, इस बात का इस सरकार को एहसास करना चाहिए। सर, यूपीए की रणनीति को किस तरीके से 2G स्पेक्ट्रम मसला याद होगा, जब पूरा शीतकालीन सत्र भूल गया तब जेपीसी उन्होंने बनाया, अन्ना हजारे पे रणनीति फेल हुई। अब 9 दिनों तक इन्होंने इनकी रणनीति जो है वो घोटालों के साथ घमंड की रणनीति है। घोटालों में डूबी हुई सरकार घमंड से चकनाचूर है और इसलिए वो उसे लगता है कि जो संसद और संसदीय परंपरा, संसदीय व्यवस्था, संसदीय नियम कानून एक तरफ है और वो इस चीज़ को मान कर चल रही है कि इस देश की जनता ने उसे लगता है घोटालों और भ्रष्टाचार पे जनादेश दे दिया, इसलिए जो चाहेंगे वो करेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। बुधवार को जब फिर सत्र शुरू होगा तो अब आप लोग संसद का सत्र चलने देंगे? देखिए, या तो वो रिटेल में एफडीआई को रोल बैक करें और अगर रोल बैक नहीं करते तो एडजर्नमेंट मोशन के लिए उन्हें तैयार होना होगा, क्योंकि कोई और तीसरा रास्ता नहीं है। जहाँ तक सवाल है उनके सहयोगियों से उनकी क्या बातचीत चल रही है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, संसद में वो क्या करने वाले हैं ये महत्वपूर्ण है। सर, अन्ना हजारे ने 22 तारीख से अनशन करेंगे, उससे पहले आज रोड शो है उनका दिल्ली में, सरकार से वो नाराज चल रहे, क्या फिर अनशन एक बार और एक तरह आरोप भी लगाया जाएगा संसद के ऊपर कि संसद में उस बिल को पास करने के लिए मंशा नहीं है? देखिए, ये तो जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार संसद में किन कामों को प्राथमिकता देती है। मुझे लगता है कि लोकपाल बिल के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर संसद में सरकार को लाना चाहिए। और जहाँ तक अन्ना हजारे जी के धरने का, अन्ना हजारे जी के आंदोलन का सवाल है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और निश्चित तौर से आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और उससे भी ज़्यादा चरम सीमा पर सरकार को भ्रष्टाचार का संरक्षण और सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों को बचाना दिखाई पड़ रहा है।